सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का ज़रा मंजरनामा मुलाहिजा कीजिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन की भी एक बड़ी पावर है और इस वक्त वाज़े तौर पर इस जमात में दो बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया वो है जिसकी सरबराही अपोजिशन लीडर यानी शहबाज शरीफ कर रहे हैं और मुफाहमत के नज़रिए को इस वक्त परवान चढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर तैयार हैं। शहबाज शरीफ पीडीएम की बहाली के लिए एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रहे हैं और पीडीएम से रूठ जाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी इस वक्त कायल कर रहे हैं कि पीडीएम के इत्तेहाद को बचाया जाए और हुकूमत के खिलाफ मौसर हिकमत अमली और ग्रैंड डायलॉग के जरिए अपने अहदाफ को हासिल किया जा सके। मगर इसी मुस्लिम लीग नून में एक और बयानिया भी है और इस बयानिया को पेश करने वाले इसे खासा भारी बयानिया करार देते हैं। यूं तो ये बयानिया नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का है, मगर इस वक्त इसकी सरबराही मुल्क में मरियम नवाज कर रही हैं और इस बयानिए में मुफाहमत नाम की कोई चीज़ नहीं है बल्कि है मज़ाहमत है। और इस बयानिए के तहत हुकूमत से किसी किस्म के कोई डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। इससे मुतालिक मरियम नवाज क्या कहती हैं, ज़रा ये सुनिए। पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। तो मरियम नवाज का बयानिया यह है कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। और इस बयानिए को चलाने वालों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए पीडीएम के दरवाजे इस वक्त तकरीबन बंद कर दिए हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जो कि पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात है, उसके सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीपल्स पार्टी को रोड़े अटकाने वाली जमात कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम ज़्यादा मजबूत है। गफूर हैदरी साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें। पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल थी मगर यकसू नहीं थी, कदम कदम पे रोड़े अटकाती थी। इस्तीफों की बात आई तो उससे वो भाग गई। इसी तरह जोरदार तहरीक की बात आती तो कहते हैं जी अभी मौसम सही नहीं है, अभी हम जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो चौराहे का रोड़ा है, पत्थर है, इसको हम सब ने मिलकर हटा। तो ये पीपल्स पार्टी के बारे में पीडीएम के सीनियर रहनुमाओं के नज़रियात हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो शहबाज शरीफ के इशाइयों में नज़र भी आती है, मुशावरत के लिए भी तैयार है और मरियम नवाज के साथ इस वक्त उसकी सर्द जंग भी चल रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तैयारी भी पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है। हुकूमत को टफ टाइम देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पहले नाम नहाद करप्शन के आदाद शुमार में मुबालगा आराई की गई और अब जाली माशी तरक्की के गुन गाना, बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पाकिस्तान में 21% से जायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है और पीटीआई की जानिब से मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बना देने से पाकिस्तान के अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं और बिलावल भुट्टो के इस वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जवाब दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए क्या कहा है, ज़रा उनका जवाब भी मुलाहिज़ा कीजिए। ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं कि अगर अभी 4% मुल्क ग्रो करे, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातें हों, इस वक्त तमाम ही सियासी जमातें इस हाल में हैं कि उन्हें अंदरूनी और बैरूनी सियासत और मुखालफत का भी सामना है। अब इन चैलेंजेस से निमट कर कौन इस सूरत हाल में कामयाब होता है, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाती है या फिर अपोजिशन हुकूमत को उसकी मुद्दत से पहले घर भेजने में कामयाब होती है, ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब्दुल गफूर हैदरी साहब आज ये फरमा रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह कह लें कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में कभी यकसू थी नहीं, बात बात पर रोड़े अटकाते थे आप लोग।
पीडीएम की राह को उसके ट्रैक को डी-ट्रैक कर देते थे। अब ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी सह सकेगी या फिर इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी आएगा आपकी जानिब से? देखिए, रद्द-ए-अमल भी देना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पीडीएम क्यों बनाई गई। पीडीएम बनाई गई थी, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की जो अवाम है, इनकी जिंदगियों में जो आग लगाई है, जो जहर भरा है महंगाई का, बेरोजगारी का और बैड गवर्नेंस का, उसको ठीक करने के लिए इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए और ये जो IMF डिक्टेटेड बजट्स हैं इनको रोका जाए और अवाम की सही मानों में तर्जुमानी की जाए। उसके लिए पीडीएम बना और पीडीएम इकट्ठा हो, सियासी जमातें सारी इकट्ठी हों तो हम हुकूमत को एक मुश्किल वक्त में डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारी दानिश में हो सकता है, बाकी लोगों का तजर्बा मुख्तलिफ हो, हमारी दानिश में ये काम खासा मुश्किल है। अब जरा गौर कीजिए, गफूर हैदरी साहब या हमारे बाकी जो दोस्त इल्जामात लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो रोड़े अटका रही है, वो फलान कर रही है। पहली बात तो ये है कि कौन मरे जा रहा है कहीं जाने में और ये किसकी मलकियत है। कोई कहे कि पीडीएम में कोई शामिल है, कोई नहीं है। और ये जो जबान है, ना ये इंसानी तौर पे मुहज़्ज़ब जबान है, ना ये सियासी तौर पे दुरुस्त जबान है कि किसी के लिए आप इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते चले जाए तो अल्टीमेटली वो फट पड़ेगा, फिर वो आपके भी लत्ते ले लेगा। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, पीपल्स पार्टी ने जब से पीडीएम बना, एक हमारा कंसिस्टेंट व्यू रहा। गफूर हैदरी साहब को एतराज हो सकता है, उनकी एक मजहबी ये इश्यूज के साथ पॉलिटिक्स करने की ट्रेडिशन है। पीडीएम के बनते ही एक इशू आया, उससे पहले भी आया कि मजहबी इश्यूज के ऊपर भी जो है ये पीडीएम के अंदर इस पर बात की जाए। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है और इस मुल्क का आइन जो है वो अवामी ख्वाहिशात और इस्लामी इंजेक्शंस के मुताबिक बना। लिहाजा इस मुल्क के अंदर हमारी दानिश में मजहबी पॉलिटिक्स मजहबी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। उसको जब भी कोशिश की गई पीपल्स पार्टी ने उसको रोकना चाहा। ये पीपल्स पार्टी की बुनियादी असास है। उसको कोई रोड़े अटकाना कहे कोई ना कहे, पीपल्स पार्टी ने कोई चुप के बात तो नहीं की, हम तो खुल के बातें कर रहे थे। दूसरा, जो पीडीएम है, पीडीएम के अंदर मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं। सब जमातों के अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपने अपने असूल हैं और अपनी अपनी क़यादतें हैं। और उसके ऊपर सब ने जो कॉमनैलिटी आपस में तलाश की गई थी कि जिस चीजों पे सारी जमातें मुत्तफिक हो गई, उनको हमने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में फाउंडिंग डॉक्यूमेंट लिखा, एक्शन पॉइंट्स लिखे। उसके अंदर जो चीजें लिखी गई थी, पीपल्स पार्टी उनमें से किसी एक चीज से भी एक नुक्ता पीछे नहीं हटी। आप जरा गौर कर लीजिए, उसमें जो चीजें लिखी गई थी वो ये था कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे असेंबलियों के अंदर और बाहर, इस हुकूमत को नाद कर बंद करेंगे, हम इनके खिलाफ रेफरेंसेस नैब में दायर करेंगे, हम अदालतों में केसेस लेके जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुनासिब वक्त पे इस्तीफे भी दे दो। उसमें लिखा है, इस्तीफों से पहले की जो क्लास है वो है कि हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। लिखी हुई बातें हैं गफूर हैदरी साहब की इतला के लिए। वो वैसे बड़े समझदार आदमी है, पता नहीं किसका एजेंडा वो आजकल चल रहा है क्योंकि वो हमारे ऊपर बड़े बरसे हैं। तो सवाल ये है कि उसकी लिखी हुई तहरीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आइए आप इनके खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं। उसके ऊपर मुस्लिम लीग ने कहा जी नो, हमारे पास तो हमने कहा जी पंजाब में बड़ा आसान गेम है क्योंकि वहां तो 10 वोटों की 8 वोटों की अक्सरियत है और लोग हमारे साथ भी राब्ते में थे, उनके साथ भी राब्ते में थे। हमने कहा कि आप बड़ी जमात हैं, आप हमजा साहब को लीडर बना दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनाइए या किसी और को बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो पहले तो कहा गया जी आप हमें कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले। हमने कहा जी बिल्कुल हम कोई डिक्टेट नहीं कर रहे, आप जिसको चाहे बना ले, लेकिन बनाना बहरहाल आपने है, हुकूमत आपकी होगी, अक्सरियत में आप हैं। लेकिन अब आपके सामने है, मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि मेरी इसमें हुकूमत को 5 साल चलना चाहिए। तो क्या 5 साल चलने देने का, मेरी आखिरी बात है, क्या 5 साल चलने देने का एजेंडा, क्या पीडीएम का एजेंडा यही है? उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे भी
पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नहीं किया, हम अब जहांगीर तरीन के कहने पे भी नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप आया तो मैंने ऑफर किया कि 15-20 बंदे इनको जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अलावा मिल जाते हैं, हम कोशिश कर लेते हैं। आपने देख लिया वो ग्रुप सामने आ गया। उन्होंने कहा हम ये नहीं करना चाहते। उनके अलावा राना तनवीर साहब ने कहा, जुबैर उमर साहब ने कहा कि तो बहुत सारी क़यादत खुल के कह रही है कि हमें सूट करती है, ये हुकूमत चलनी चाहिए। सो गफूर हैदरी साहब गौर करें, आंखें खोल के बात करें और हालात का दुरुस्त तजिया करें कि रोड़े कौन अटका रहा है। लेकिन कायर साहब अब जब ये आखिरी गुजारिश जी जी बिल्कुल आप एक आखिरी ठीक है ये भी हकायक जरा सामने रख के फिर आसान हो जाएगा सवाल। कहा गया कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको बायकॉट कर दो। हालांकि ये लिखा हुआ पॉइंट नहीं था, पर हमने कहा ठीक है, कंसेंसस पॉइंट एग्री कर लेते हैं। हमने कहा कि इसके ऊपर आप बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, बायकॉट ना कीजिए, इलेक्शन लड़िए। हमने बड़ी मुश्किल से इन दोस्तों को राजी किया, सारी जमातों को, पीडीएम को। पीटीआई के अपने पीडीएम जो है उसकी बाकी जमातें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। हमने उन्हें कहा कि इलेक्शन लड़े, हमने कन्विंस किया उसकी पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उस पर। तो इलेक्शन लड़ने से क्या मौजूदा हुकूमत तगड़ी हुई या कमजोर? तो मेरा जवाब है कमजोर। इसी तरह कहा गया कि हमें सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक कर देना चाहिए रिजाइन करके। हमने वाजे किया कि इलेक्शन ब्लॉक नहीं होगा, हमारे रिजाइन करने के बावजूद नहीं होगा। हमने उसकी लीगल और उसकी पॉलिटिकल एप्लीकेशन सारी सामने रखी, सबने एग्री किया। और उस इलेक्शन के बाद सारी जमातों ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, इंक्लूडिंग हैदरी साहब और शायद खाकान साहब जो इस वक्त पता नहीं क्या तो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनका दिल कर रहा है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को किसी तरह वो कत्लेआम ही कर दें इसका, और इस तरह इतनी हद तक अमीर जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे बस में हो, मेरी जमात की क़यादत फैसला करेगी, मेरे बस में हो तो एक लफ्ज इनके साथ बात करने को तैयार ना हूं जो उनके लहजे और लफ्ज है। लेकिन वो सब ने तारीफें की। सेनेट का इलेक्शन हमने लड़ा, अगर ना लड़ा होता तो सारी पीटीआई इस वक्त सेनेट में अक्सरियत ले चुकी होती। बिल्कुल। और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत कमजोर पड़ी। आज हुकूमत के और इत्तेहादियों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, आज भी पीटीआई के अंदर से जो चीजें फटी हैं वो हमारी उस तहरीक के। तो कायर साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की शुरू से पीडीएम के लिए जो भी तजावीज़ रही उसका बिल्कुल अमली मुजाहरा और उसका फ़ायदा होता नज़र आया पीडीएम को। लेकिन अब जब पीडीएम की 10-11 जमातों का इत्तेहाद बनाया गया था, उस वक्त ये कसरत राय की क्या अहमियत थी कि अगर 8-9 जमातें एक तरफ होंगी और 1-2 जमातें उससे इख्तलाफ करेंगी तो फिर उनके इख्तलाफ का किस हद तक एहतराम किया जाएगा? उनको क्या उन 8-9 जमातों की राय माननी पड़ेगी या नहीं? जो कि अभी पिछली प्रेस टॉक में ही मौलाना साहब ने कहा कि जी ये कसरत राय का आपको एहतराम करना चाहिए, 9 जमातें एक तरफ हैं तो आपको भी उनकी तरफ आना चाहिए। पहली गुजारिश तो ये है कि 9 नहीं है, 8 है एक तरफ। जी आप तो 2 एएनपी आपके साथ। अब तो 8 भी नहीं है, अब तो 8 भी नहीं है क्योंकि हम 2 जमातें वहां से निकल चुके हैं। तो सवाल यह है कि पहली बात तो यह है कि जमहूरी अमूमी तौर पे आम जो जमहूरी तौर पे कसरत राय के फैसले, यही जमहूरियत की असास है। लेकिन कुछ फैसले वो होते हैं जो कसरत राय से होते हैं, कुछ वो होते हैं जो 2/3 मेजोरिटी से होते हैं, और वो कुछ होते हैं जो इत्तेफाक राय से होते हैं। इस अलायंस ने फैसला किया था पहली मीटिंग में कि हमारे फैसले इत्तेफाक राय से होंगे। उसकी लॉजिक भी है, कसरत राय से फैसले आप कानून साजी के लिए करते हैं, आइन बनाते हुए, क्योंकि मुख्तलिफ रीजन के लोग उसमें वोट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोग उसमें वोट कर रहे होते हैं, लिहाजा वो आसानी से तब्दील होने वाला इशू नहीं होता, सेंसिटिव होता है, उसको 2/3 कर दिया गया। यहाँ क्योंकि मजहबी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं, कौमी जमातें भी हैं, अपने अपने डिफरेंट एजेंडाज भी हैं और एक दूसरे से बहुत बड़े बड़े नजरियाती इख्तलाफात भी हैं। लिहाजा ये तय हुआ था कि इस पे कसरत राय की बुनियाद पे फैसले नहीं होंगे ताकि किसी मजहबी जमात का इस्तेसाल भी ना हो, किसी सियासी जमात का भी ना हो। तो जिन चीजों पे सबका इत्तेफाक होगा वो हमारा एजेंडा आइटम बनेगा। उसी पे हमने जो यादाश्त बनाई थी सबने साइन किए थे, वो इत्तेफाक राय था, वो कसरत राय नहीं था कि अक्सरियत का फैसला लिया जाए। मौलाना जो कुछ कह रहे हैं वो जमहूरी असास में तो अपनी जगह, लेकिन इसकी इस खास लॉजिक के तहत इसको इत्तेफाक राय के फैसलों के तहत चलना था, जो नहीं चला रहा। कायर साहब, ये इत्तेफाक राय वाला नुक्ता क्या तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है? और अगर मौजूद है तो फिर क्या उसको नजरअंदाज कर रहे हैं इस वक्त मौलाना साहब, शहबाज साहब? मैंने तो इसकी वजाहत कर दी कि ये क्यों है, ये है और ये क्यों है।
इसकी भी वजाहत कर दी है, इसकी लॉजिक क्या है ये भी कर दी है। लेकिन अगर गफूर हैदरी साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को मरियम बीबी का बयान, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुतअद्दिद बयानात और उनकी ट्वीट्स इस हुकूमत को न गिराने पे, उनको राना तनवीर साहब की, उनको अदर मेंबर्स की और उनको जुबैर उमर साहब की गुफ्तगू में कोई चीज माने नहीं लग रही, तो फिर मैं क्या करूं? यानी इल्जाम मुझ पे है कि मैं हुकूमत नहीं गिरा रहा, मैं रोड़े अटका रहा हूं, पीपल्स पार्टी कर वो रहे। अजीब बात है ना कि करते हैं कत्ल, हाथ में तलवार भी नहीं। अजीब हो गया। तो कैसे अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम नून लीग के उस बयानिए को मारेंगे जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया होगा क्योंकि वो सदर हैं, लेकिन शहबाज साहब के बयानिए को तो खुद अपने उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। शाहिद खाकान साहब ऑन रिकॉर्ड टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनकी बात एक नॉन स्टार्टर के तौर पर हम ले रहे हैं। इसका मतलब कि वो उनके बयानिए पर चलने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी मुफाहमत के बयानिए पर यकीन रखती है या मुजाहमत के? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो हमेशा मज़ाहमती पॉलिटिक्स करते रहे हैं। ये दोस्त तो अभी चले हैं, अभी कल की बात है ना। पीपल्स पार्टी तो बनी ही मज़ाहमत के तौर पे थी। पीपल्स पार्टी तो बनी ही इस मुल्क की आमरीती की सोचों के खिलाफ थी। पीपल्स पार्टी तो बनी ही इस मुल्क में गैर आईनी हुक्मरानी के खिलाफ थी। जो आज पीडीएम का या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा अब आके बने हैं, हालात के तहत मजबूर होके, सबक सीख के, पीपल्स पार्टी की तो असास वो है, बुनियाद वो है, कलीद वो है। लिहाजा हमें तो ये कोई मत कहे। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है और वो मुस्लिम लीग के सदर भी। लिहाजा हमें उनकी जमात के साथ एंगेज करते हुए, अगर वो अवेलेबल है तो उनके साथ करेंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या वो जेल में थे, तो उनकी अदम मौजूदगी में मोहतरमा को फरियाद अपने जो मरियम बीबी हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने थे तो उनके साथ होते रहे। बाकी उनकी क़यादत कोई हो सकती है, लेकिन उनके घर का इशू है और ये शहबाज शरीफ साहब को और उनकी जमात को यकीनन सेटल करना चाहिए कि अपोजिशन की जमातें अगर राब्ता करें या किसकी बात की, किसकी बयानिए को लेके चलना है, अगर उनके अंदर कोई तजाद आता है, कोई आपस में इख्तलाफ आता है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि जमातों का टूटना, जमातों के अंदर इस कदर इख्तलाफ हो जाना कि टूट हो जाए, वो बहुत खौफनाक है। एक्सटर्नली भी टूट फूट की गई, हमारे साथ हमेशा ये सलूक खेल खेले गए, वो भी बहुत खौफनाक था। और अगर कोई जमात अंदर से भी खराब होती है तो ये एक जमहूरी जद्दोजहद को नुकसान होता है। हमारी तो ये बजट सेशन अभी होना है। अब पीडीएम तो इस वक्त तकसीम नजर आ रही है, लेकिन बजट सेशन में अगर शहबाज साहब पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगते हैं तो अपोजिशन उस वक्त मुत्तहिद होकर क्या किरदार अदा कर सकती है, या फिर ये अपोजिशन बजट सेशन में भी हमें तकसीम नजर आएगी, आप और नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातें अलग अलग होंगी? इस पे क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा। मैंने जो बात आपने अभी तक मेरे साथ की वो था माजी का हिस्सा या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। ये एक स्पेसिफिक सूरत हाल है। ये अगर सूरत हाल पैदा हुई तो पार्टी क़यादत अपनी पार्लिमानी क़यादत के साथ या जमात की लोगों से मुशावरत करने के बाद फैसला करेगी। बट ये पार्लिमानी जमात का इशू है। पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो पार्टी है, बट चेयरमैन साहब जो है वो पार्टी के बाकी लोगों से भी ठीक है, इस पर पार्लिमानी पार्टी और चेयरमैन साहब मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इंसाफ और नून लीग का भी जरा इस पूरी सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानते हैं। फैज़ुल्लाह कमोका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद है। तो अली साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ ज़रा। फैज़ुल्लाह कमोका साहब, अब इसका मतलब ये है कि बजट सेशन में आपको अभी बड़ी मज़ाहमत का सामना हो सकता है अपोजिशन की तरफ से वो कि पीडीएम तकसीम है, लेकिन दिखाई ऐसा दे रहा है, महसूस भी ऐसा हो रहा है कि ये बजट सेशन में आपके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे और बड़ा चैलेंज करेंगे। मुश्किल होगा आपके लिए बजट पास कराना। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए मौका देने का। जो अभी कायरा साहब फरमा रहे थे, तो बड़ा दुख होता है जब इस लेवल के लोग जैसे कायरा साहब हैं या जैसे वो बात कर रहे थे अब्बासी साहब की, तो अब ये जिस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है तो हमें ये दकियानूसी पॉलिटिक्स से बाहर निकल आना चाहिए। अब ये खानदानी गुलामी वाला दौर जो है ये ख़त्म होना चाहिए और जमहूरियत, असल जमहूरियत की तरफ जमातों को बढ़ना चाहिए। तो मैं तो इनसे ये गुजारिश करूँगा, ये लोग जो हैं, ये जैसे कायरा साहब जैसे लोग हैं या अब्बासी साहब हैं या और नून लीग के सीनियर लीडर्स हैं, जब नून लीग वालों को हम मरीम नवाज के पीछे खड़ा देखते हैं
या पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत को हम बिलावल के पीछे खड़ा देखते हैं तो यकीन मानिए कि वो जमहूरियत, फिर इनके मुंह से जमहूरियत का लफ्ज़ भी सुनते हैं तो वो बिल्कुल भी मुझे तो कम अज़ कम अच्छा नहीं लगता कि ये बड़े लर्नर लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, लेकिन ये जो है वो आजकल के जो आप कह लें कि इनके हिसाब से तो वो बच्चे ही हैं जिनके पीछे ये खड़े होते हैं। अब आपने की बजट के हवाले से बात, देखिए नून लीग के अंदर तो अभी मेरे भाई अली परवेज मलिक तो इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ये एक खुली हकीकत है कि इस वक्त एक नून लीग की जो शरीफ फैमिली के अंदर एक जंग चल रही है और वो ज़बान ज़द आम है, मीडिया को भी पता है, हर एक को पता है कि इस जंग में चचा भतीजी का कह लें या कजन्स का आपस में कह लें, उनका जो है वो आपस में बिल्कुल वो इकट्ठे नहीं है। क्या वो इकट्ठे नहीं है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर? यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तमाम अपोजिशन को खाने पे बुलाया और उन्होंने कहा जी कि हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और हम रिवाइव करेंगे दोबारा से जो पहले पीडीएम बनी थी ओरिजिनल शेप में उसको बनाएंगे। सही। तो चलें अब जरा अली परवेज मलिक साहब से जान लेते हैं कि क्या वाकई फैमिली में इस वक्त ये इख्तलाफात हैं या मफाहमत और मज़ाहमत के बयानिए को लेकर के जंग चल रही है। अली परवेज साहब, ये बज़ाहिर तो दिखाई दे रहा है शहबाज शरीफ मफाहमत की बात करते हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए मियाँ साहब के पाँव पकड़ने को तैयार हैं, और मरियम साहिबा कहती हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ाहमत होगी पहले, मज़ाहमत होगी तो फिर मफाहमत होगी, मज़ाहमत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। नून लीग का असल बयानिया है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं जो मेरे बड़े भाई कमोका साहब गुफ्तगू कर रहे थे ना, मैं वहीं से बात को आगे लेके चलता हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अब शायद वक्त आ गया है कि हमें जो पुरानी जो तकियानूसी सियासत थी उसको दफन कर देना चाहिए और ऐसी जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर मीडिया भी आज़ाद हो, जिसके अंदर जो है आज़ादाना माहौल के अंदर पार्लियामान के इलेक्शन होते हों और ये ना होता हो कि पार्लियामेंट लॉजेस को बंकर बना दिया जाए, अपने मेंबरों के सर के ऊपर बंदूक रख कर उनसे वज़ीर आज़म के हक़ में वोट दिलवाए जाएँ। तो ये वो सारी रवायात है जिनको यकीनन हमें दफन करके आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मामला है या जो इमरान खान साहब और उनके पैरोकार जो ये कहते आ रहे थे कि जी नून में से शीन निकल रही है, शीन में से मीम निकल रही है, मेरे ख्याल से उनको जो ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए वो अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की करनी चाहिए, जिसके अंदर से टी तो यकीनन निकल गया है। जहाँ तक हमारी पार्टी का मामला है, और आपसे मैं एक बुनियादी सवाल करूँगा, मुझे बताएं किसी गिरोह ने, चाहे वो अली परवेज जिससे बिलोंग करता हो या कोई दूसरा बंदा बिलोंग करता हो, किसी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर कोई सवाल रेज़ किया? जब उन्होंने कुछ सवाल ही रेज नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हम एक मशावरत के अमल के बाद ये सारी की सारी चीज़ मियाँ साहब के सामने पेश कर देंगे और वो जो फैसला करेंगे हम उसके पीछे लब्बैक कह देंगे। तो इसमें ये बहस कहाँ से चल पड़ी? अच्छा, अब जो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी दोनों का जो बयानिया या दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ़र्क है। मैं आपको उसके ऊपर भी छोटी छोटी मिसालें दे देता हूँ अरबाब साहब, और आपको जज बनाते हुए फैसला आप पे छोड़ दूंगा। मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब ने जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जी नहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि जी क्योंकि मेरी नज़र के अंदर तो कोई उसके अंदर डिवीजन है ही नहीं, मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं ना। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू किया उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से ये मुल्क को पिछले 2.5-3 साल में चलाया गया है, अब ये इस तरह से बात आगे नहीं चल सकती। हमें आइन की बालादस्ती को कायम करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे के सारे जो इदारे हैं वो अपने दायरा कार के अंदर काम करें। और जब हम ये चार्टर, ये नया एक फ्रेमवर्क तय कर लेंगे तो हमें इस मुल्क को एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना है ताकि यहाँ पे पीपल्स गवर्नमेंट फॉर्म हो सके तो और यहाँ पे उसके बाद लोगों की हुक्मरानी हो सके। इसमें मुझे बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई और बात कर रहे थे, उनका जो फर्क था वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे था कि तरीका कार क्या होगा इस मकसद के ऊपर पहुंचने का। तो उसके अंदर मैंने आपसे कहा मेरी ओपिनियन फर्क हो सकती है, मरियम साहिबा की फर्क हो सकती है, शहबाज साहब की फर्क हो सकती है। हम ये कंसल्टेशन जारी रखेंगे, अपनी तजावीज़ मियाँ नवाज शरीफ। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से इसी नुक्ते से शुरू करते हैं। फैजुल्लाह साहब से ही पूछते हैं कि अली साहब ने तो ये दोनों बयानियों की वजाहत कर दी कि दोनों बयानियां एक ही हैं, तरीक़ेकार में फ़र्क हो सकता है, तो फिर हुकूमत इसमें इख्तिलाफ क्यों समझती है? एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली परवेज़ साहब, अभी ब्रेक से पहले आप जिस नुक्ते की वजाहत कर रहे थे, शहबाज साहब ने रिकन्सिलिएशन की बात की है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए मियाँ साहब के पाँव पकड़ने की बात की है, और फिर शाहिद खाकान साहब ने उससे 2 रोज़ बाद ही उस ऑप्शन को नॉन स्टार्टर के तौर पर करार दिया है। इसका मतलब कि नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो अपने पार्टी के सदर की उस तजवीज़ पर अमल करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ये एक इख्तिलाफ तो नज़र आ रहा है ना कि मियाँ साहब का नज़रिया शायद बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और शहबाज साहब बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन्स पर सोच रहे हैं। अच्छा, अब अरबाब साहब मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे एंकर हैं। जो शहबाज साहब ने कहा कि मैं उनके जाके पैर पकड़ के भी उनको इस रास्ते के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, ये आप समझते हैं कि उन्होंने फिगरेटिवली कहा, और उन्होंने कहा कि मैं भरपूर कोशिश करूँगा ताकि उनको अपना तरीक़ा कार के ऊपर मैं उनको राग़िब कर सकूँ। तो उसके पीछे तो ये सोच थी। अब जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो नज़रिया चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब का जो नज़रिया है और जो तरीक़ेकार है उसके अंदर क्या इख्तिलाफ है, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा सबसे पहले ये समझ लें कि ये लड़ाई जो है ये 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही है। एक तो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है और एक पार्लियामेंट के बाहर जो एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शक्ल के अंदर, उस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उस खाने के बाद बयान दिया था तो उनका मकसद कहने का यह था कि पीपल्स पार्टी को अगर आप दोबारा अपनी सफ़ों के अंदर लेके आना चाहते हैं तो जो तहरीक के इत्तेमाद को नुकसान पहुंचा है, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसको बहाल करना पड़ेगा और फिर वो हमारे साथ इस जिद्दोजहद का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वरना लोग हमें भी इस चीज का कसूरवार ठहराएंगे कि आपने इस तहरीक को, जिसका मकसद था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना, आपने उस तहरीक को आपने भी कमजोर किया और ये पीपल्स पार्टी के साथ एक कंफ्यूज्ड लाए अमल के ऊपर आप लेके आगे चले। तो ये वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात थी जिसका मैं पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं। अब जो पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई है अरबाब साहब, उसके अंदर ये मेरी या शहबाज शरीफ साहब की तो पसंद नहीं हो सकती ना कि पीपल्स पार्टी वहां पे मौजूद है कि नहीं मौजूद है। वहां पे पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई तो पीडीएम में सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ना चाहती थी और कोई जमात तो इस लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर लड़ने पर तैयार ही नहीं थी। आप लोग तो इस्तीफे देना चाहते थे, मौलाना साहब और पूरी पीडीएम इस्तीफे देना चाहती थी। अब आप लोग पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ने को क्यों तैयार हो गए? बिल्कुल ठीक है जी, मैं अरबाब साहब बिल्कुल बता देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सारी पार्टियां जो हैं यकतरफा तौर के ऊपर इकट्ठी होकर इस्तीफ़ा देती तो आज की जो नालायक हुकूमत है उससे हम जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लेते थे। पर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे के अपनी सीटें वकेट कर दूं और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर चली जाए तो और उसके बाद अपोजिशन भी एक वो जो बन के सामने आ जाए और इनको लेजिटिमेसी पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कर दे, तो उससे क्या मसला हल होगा कि और बिगड़ जाएगा? उसके अंदर तो जो आपकी जेन्युइन अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है, जो मुज़ाहमत कर रही है, आप तो उसके लिए एक और प्लेटफॉर्म क्लोज कर देंगे। आज भी पीपल्स पार्टी आके ये अपोजिशन के साथ तय कर ले कि हम सारे इकट्ठे होकर इस्तीफा देना चाहेंगे तो यकीनन वो एक बेहतर रास्ता है। पर अगर वो इस चीज के ऊपर रजामंद नहीं होते तो हम उसको फील्ड खुली तो नहीं दे सकते ना कि ये अपनी मर्जी की फ्रेंडली अपोजिशन वहां पे बिठा लें, उसके साथ मिलकर जब दिल चाहे अपने लोगों को कहें जाके वोट भी उनको दे दो, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सेनेट उनका बनवा लो, अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन भी करवा लो, अवाम का माशी कत्ल भी इसी तरह जारी रखो। तो हम इस चीज के लिए इतने नाइव तो है नहीं कि खुली फील्ड दे दें। तो हम जो हालात जिस तरह से डेवलप होंगे उसके मुताबिक अगर हमें पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो हम उसकी तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं। इनको तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि तरीन ग्रुप के जो दोस्त हैं जिनके साथ इन्होंने वादा किया था कि हम अली जफर साहब की रिपोर्ट को बजट से पहले पेश करेंगे, आज किस तरह से ये जाके इस चीज के पीछे छुप रहे हैं कि हम बजट के बाद रिलीज करेंगे ताकि उन लोगों के वोट अपने साथ सफों में कायम रख सकें। उन लोगों ने, आप जानते हैं, ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि अगर इसी तरह की माशी तकलीफ चलती रही तो हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। ताखीर का शिकार रहेगा और अभी फिलहाल पीडीएम ने जलसों की तो तारीख दी है, कोई लॉन्ग मार्च के जरिए भी हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा। तो कमोका साहब, अब ऐसा महसूस हो रहा है जब तक पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा है तो पीडीएम कोई वो एक खास और मौसर तरीके से आप पर शायद वो दबाव डालने में कामयाब ना हो सके। अब ये तरीन साहब वाला जो मामला है, बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट क्यों ताखीर का शिकार हो रही है, इस पर तरीन साहब भी कह रहे हैं कि जी मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे साथ सियासत ना की जाए। आपकी पार्टी के अंदर से आपके लोगों के खिलाफ सियासत हो रही है? अच्छा जी अरबाब साहब, पहले तो अली परवेज़ मलिक मेरे भाई हैं, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी है, ये खुद ही अपनी बातों को कंट्राडिक्ट करते जा रहे हैं।
जैसे इन्होंने कहा कि पीटीआई में से पी निकल चुका है, तो पीडीएम में से पी भी निकल चुका है, वो भी आपको पता है। और अब जिस तरीके से ये जो ज़बान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बोल रहे हैं सारे दोस्त, तो बयानिए वाली बात तो रह ही नहीं गई, कोई बयानिया तो है नहीं नून लीग का। शहबाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, मरीम नवाज कुछ कह रही हैं, और जो अब्बासी साहब हैं उनका वो मरीम नवाज की लाइन को टो कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन लीडर हैं और नून लीग के प्रेसिडेंट हैं उनको कोई ओबे करने के लिए तैयार नहीं है नून लीग के अंदर। अब जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं अरबाब साहब, आप माशाल्लाह बड़े समझदार एंकर हैं, उसमें जब मरियम नवाज के हवाले से क़यादत की बात आई तो फौरन से पहले शहबाज शरीफ साहब ने साथ ही हमजा शहबाज का भी जिक्र किया, हालांकि उस बातचीत में हमजा शहबाज का कहीं जिक्र नहीं था। अब असल लड़ाई तो हमजा और मरियम के हवाले से ये भी कहा उन्होंने कि दोनों को ग्रूमिंग की जरूरत है अभी, इसका मतलब अभी सियासत में बहुत सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हाँ जी, उन्होंने ये बात भी कही वहां पे, और उन्होंने हमजा को भी। मैं अब ये कहता हूँ, वाई हमजा, वाई मरियम नवाज, वाई नॉट अली परवेज मलिक, ही इज विद मी इन माय स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। तो ये मेरे साथ है वहां पे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जो विजन, जो सोच अली परवेज मलिक की है, ये जो मरियम नवाज हैं या हमजा शहबाज है, वो उसके करीब करीब भी नहीं जा सकते। कितनी जहानत, और अल्लाह ताला ने जितना इल्म इस नौजवान को दिया है, चलें इसका जवाब तो अली साहब से लेते हैं, लेकिन आप ये बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद कौन, हु इज नेक्स्ट? इसमें इमरान खान साहब की बात जी देखिए, अभी देखिए पार्टी के अंदर सारे लीडर्स हैं, तो जिसको पार्टी चाहेगी, पहले तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब को लंबी उम्र दे, लंबी जिंदगी दे। ठीक है, हमारी पार्टी में तो कोई ऐसा सिलसिला, खानदानी सिलसिला तो नहीं है कि अब इमरान खान साहब की औलाद तो आके इस पार्टी की क़यादत नहीं संभालेगी, तो इसमें पार्टी के ही लोग होंगे। तो जब तक इमरान खान साहब हैं तो लोग जो कि उनके ऊपर एतमाद करते हैं तो वही क़यादत करेंगे। अब अगली बात आपने जो की अली जफर साहब वाली रिपोर्ट की, तो देखें ये तो एक उनका प्रीरोगेटिव है अली साहब का कि वो इसको जब चाहें वो इसको प्रेजेंट करें, कोई इसमें टाइम लिमिट तो है नहीं। एक बात बिल्कुल मैं वाज़ेह लफ्जों में कह दूं, ये खान साहब ने भी कहा है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ कोई। तो कमोका साहब ये उन्होंने जब कहा, जब ये एक ग्रुप निकल के सामने आ गया 50 लोगों पर मुश्तमिल, अब ये अभी उनके होते हुए उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये 50 लोगों का ग्रुप सामने आ गया, तो आप सोचें अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन कभी ना कभी हर एक ने जाना होता है। उनके बाद इस पार्टी में कितनी ग्रुपिंग सामने आ जाएगी फिर? देखिए अभी मेरे ख्याल में तो ये इस तरह की बातों का वक्त नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इमरान खान साहब ही अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, और जिस तरह से वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के लोगों को, देखें ये कह रहे थे अली परवेज मलिक के पीटीआई की नालायक तरीन हुकूमत। अब इसी नालायक हुकूमत के दौर में आपकी तमाम फसलों की पैदावार बढ़ी है और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार है। इसी नालायक हुकूमत के दौर में आपका जीडीपी ग्रोथ 4% से ऊपर जा रहा है, और जहां जबकि आपके हमसाये में हिंदुस्तान के अंदर लेकिन कमोका साहब ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें अभी तक कागजात की हद तक ही महदूद हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में तो है, इसके सबरात आवाम तक नहीं आ रहे। मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ, आपने जो नुक्ते उठाए थे अली परवेज साहब के सामने रखता हूँ। अली साहब, अब ये क़यादत क्या है, शरीफ फैमिली के अंदर ही घूमती रहेगी मुस्लिम लीग नून की? आप हैं और दूसरे अताउल्लाह तारड़ साहब हैं और कई ऐसे नौजवान रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो कि आगे आकर क़यादत संभालने के अहल अपने आप को नहीं साबित कर सकते? अरबाब साहब, मैं पहले ज़रा एक छोटी सी कमोका साहब से गुजारिश कर दूं कि अल्लाह ना करे पीडीएम के अंदर से पी निकल जाए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के लिए स्टैंड करता है, और जब तक पाकिस्तान है तो हम सब लोगों की पहचान है, और हम उसके बाद पीपल्स पार्टी को बोल रहे थे कमोका साहब, करते रहेंगे। पीपल्स और मैंने तो जी मुझे जी अच्छा, और मैंने कहाँ पे अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया? अगली दफ़ा जब इनकी बारी आए तो ज़रा पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इनको सेटिस्फाई करने के लिए बेहतर अंदाज के अंदर जवाब दे सकूँ। अच्छा, और इन्होंने जो बातें की, मैं लीडरशिप पे आने से पहले ना मैं ज़रा आपको गुजारिश कर दूँ, इन्होंने कहा रिकॉर्ड फसलें हुई हैं इस दफ़ा, गंदम की इन्होंने मिसाल दी, पर आपको पता है अरबाब साहब मसला क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो आधा सच बोलते हैं। काश वो ये भी बता देते कि जो इस दफ़ा कॉटन की फसल हुई
है वो रिकॉर्ड कम सतह के ऊपर आई है। 60 लाख गठरी भी नहीं हुई, जो यहां पे 1 करोड़ 20 लाख गठरी होती थी, जिसकी वजह से आज $2 बिलियन से ज्यादा की कॉटन को इंपोर्ट करा जाएगा और फार्मरों का सत्यानाश हो गया है। इन्होंने कहा जीडीपी 4% ग्रो कर गई है। पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर मैं इनकी ये बात मान भी लूं तो इनसे पूछिएगा, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनको मईशत जो हमारी जीडीपी या मजमूई आमदनी जब ये मुल्क को हैंड ओवर करके गई थी, तो उस वक्त क्या $316 बिलियन की वो मईशत नहीं थी? आज जो ये सारे के सारे लीडरशिप वाले सवाल पर आ जाइएगा जरा, वक्त चूंकि कम है, इस मौजू पर $300 बिलियन के अंदर है, $300 बिलियन के अंदर है। अली साहब जरा लीडरशिप वाले $300 बिलियन के अंदर। जी मैं बिल्कुल लीडरशिप। अब जहां तक इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की काबिलियत या हमजा शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत की बात की कि वो लीडरशिप के अहल हैं कि नहीं है, तो आप मुझे ये बता दें अरबाब साहब, जो उन लोगों की जिद्दोजहद है, सियासी जिद्दोजहद, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं इस कौम की खातिर, वो अपनी वालदा को गवा चुकी हैं, वो जिला वतन हो चुकी हुई हैं, अपने वालिद को 3-3 4-4 दफा जेल जाते देख चुकी हैं। कितने साल जिद्दोजहद है मरियम साहिबा की सियासी मैदान में? जी 10, 20, 15 कितने साल जिद्दोजहद? पहले उनके जब अल्लाह ताला उनके वालिद को लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत अता करे, उन्होंने इस मुल्क की बेपनाह खिदमत की है। जब उनके वालिद के ऊपर बुरा वक्त आया या जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी, तो क्या वो उनके शाना बशाना हर मौके पे आपको नजर नहीं आई? मुझे बताइए, कितने कम ज़र्फ लोग हैं कि एक खातून जिसने कभी पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं किया, उसको तो जेल तक भेज दिया इन्होंने। फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कमी, इस बहस को हम आगे नहीं ले जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के एक अहम मसले यानी यहाँ होने वाली बेतहाशा लोड शेडिंग पर बात होगी, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी का 21वां साल है, और दुनिया के 7वें बड़े शहर यानी कराची, मुल्क का माशी हब, इसका बुरा हाल है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, मगर हमारे यहाँ के मसाइल जूं के तूं हैं। हुक्मरान और ना ही इंतज़ामिया के पास इसका हमें कोई हल दिखाई दे रहा है। हर साल की तरह इस साल भी इस शहर के वही हालात हैं कि इलेक्ट्रिक ने गर्मी के जोर पकड़ते ही शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला करना शुरू कर दिया है। कई हज़ार बिल अदा करने वाले शहरी भी अपने ही घरों में इस वक्त गर्मी से तड़प रहे हैं, और वजह है सिर्फ एक, यानी के इलेक्ट्रिक। कराची में रात गए मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में बिजली जाना अब बहुत ही मामूल की बात बन गई है। वो नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो, सुरजानी टाउन हो, PIB कॉलोनी हो, सदर हो, मलीर हो, यहाँ पर बिजली गायब होना कोई नई बात नहीं रही है, बिल्कुल आम सी बात है। शाह फैसल, लियारी, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, लियाकताबाद, तिनट्टी साइट, शाह लतीफ़ टाउन, कराची का कौन सा इलाका है जिसका नाम लें जहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो? मलीर, खोखरा पार, गुलिस्तान जौहर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बुजुर्ग हो, खवातीन हो, बच्चे हों, वो इंतहाई अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। मगर इसके बावजूद तर्जुमान के इलेक्ट्रिक बड़ी ढिठाई के साथ ये दावा करते हैं कि शहर में कहीं भी कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। हाँ, अलबत्ता केबल फॉल्ट्स के बाइस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल ज़रूर है। अब इन टेक्निकी फॉल्ट्स की तादाद क्या है और ये किस नौयत के हैं और ये कब ख़त्म होंगे और क्यों ये ख़त्म नहीं हो पा रहे, ये बताने से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक या के इलेक्ट्रिक का कोई भी ऑफिसर इस वक्त गुरेज़ा है। वो वक्त नहीं देता कि इस पर उनसे सवाल किया जा सके। आखिर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ही रात गए क्यों ये फॉल्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये भी नहीं बताया जा रहा कि इन तमाम सवालात के जवाब देने से के इलेक्ट्रिक और उनके तर्जुमान गुरेज क्यों कर रहे हैं। कराची को बिजली फराहम करने वाला वाहिद इदारा इस वक्त के इलेक्ट्रिक ही है, और कराची को बिजली फराहम करने में ये क्यों नाकाम है, बिजली का ये शॉर्टफॉल कितना है और इस शॉर्टफॉल को सरप्लस में लाने के लिए कितनी मज़ीद बिजली की ज़रूरत है, ये वो तमाम सवालात हैं जो हमें पूछने तो के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे ज़ाहिर है वो इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए वक्त नहीं देते। तमाम सियासी जमातें इस मुल्क की क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खामोश है। सिर्फ एक सियासी जमात यानी जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक की इस पूरे जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है, अदालतों में भी जा रही है, बड़े बड़े मुजाहरे भी कर रही है। तो जमात इस्लामी से ही उनके सीनियर रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। के इलेक्ट्रिक के ना तर्जुमान आते हैं ना CEO आते हैं कि ये तमाम सवालात हम उनसे कर सकें। आप लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालतों में भी आप लोग गए हुए हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं आ पा रहे। ये तमाम सियासी जमातों की खामोशी की वजह क्या समझते हैं आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ?
देखिए, ये तो बड़ा एक अब लंबी कहानी होती जा रही है। 16 साल हो गए कि इलेक्ट्रिक को, जो हमारा KESC था वो प्राइवेटाइज हुआ था, और पहले अलजुमाया ग्रुप, फिर उसके बाद उसके साथ मिलकर कैस पावर, फिर अदराज ग्रुप, और फिर अफसोसनाक बात यह है कि एक कैमन आइलैंड में जाकर इसको रजिस्टर करा दिया ताकि बहुत सारे टैक्सों से भी इनको निजात मिले। और अब सूरत हाल ये है कि ख़ुद कोर्ट बाज़ औक़ात ये सवाल उठाता है कि भाई असल मालिक कौन है, कोई इसराइली है, कोई इंडियन है, कोई सेऊनी है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारी हुकूमत के लिए भी है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और सिक्योरिटी इदारों के लिए भी है कि जिसके असल मालिक का ना पता हो वो कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर रहते हुए पूरे शहर के 3 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करती है, ओवर बिलिंग करते हैं, पैसे लूटते हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी फराहम नहीं करते। जमात इस्लामी इसलिए मैदान में मौजूद है कि जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक से कोई हिसाब किताब नहीं है। 3 हुकूमतें बदली हैं, एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बल्कि उससे पहले मुशर्रफ साहब और MQM की मुश्तरका हुकूमत थी जिसमें हमारा ये इदारा 16 अरब रुपए में खंभों की कीमत के बराबर बेच दिया गया था, और उस वक्त बिला शिरकत गैर MQM यहाँ पर बिल्कुल बराजमान थी और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ये इदारा बेचा था। हमसे कहा गया कि KESC की परफॉर्मेंस ख़राब है, प्राइवेटाइज होगी तो ख़ुद इन्हिसारी हो जाएगी, जो नेशनल ग्रिड से हमें बिजली मिलती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुआहदा तय पाया कि भाई जनाब बिजली भी पूरी हो जाएगी और हम जो है वो सब्सिडी भी हमारी कम हो जाएगी। उस वक्त 1.5 अरब रुपए हुकूमत सब्सिडी देती थी, अब 95 अरब रुपए देती है। सिर्फ 16 साल में 11% इन्होंने इजाफा किया है किसमें कि बिजली की पैदावारी यूनिट्स में, जबकि आबादी आप सोचें कि 16 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पहले जो सारिफीन थे उस वक्त 18 लाख थे, अब 29.5 लाख सारिफीन हैं, और 70-80% जो सारिफीन हैं उनके इलाकों में लोड शेडिंग होती है एलानिया, 3 घंटे, 6 घंटे, 7.5 घंटे। ये तकरीबन समझ लें कि 23-24 लाख सारिफीन के इलाकों में लोड शेडिंग होती है। सिर्फ चंद लाख इलाकों के सारिफीन के इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन ये रकबे को नापते हैं और कहते हैं कि हमने कराची के 50% को 60% को लोड शेड फ्री कर दिया, जो कि एक झूठ है, धोखा है जो कि कराची के लोगों को दिया जाता है। अब उसके बाद जब गर्मी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है और बारिश का पहला कतरा गिरता है तो इनका सिस्टम फेल हो जाता है। इन्होंने सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्होंने जनरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन हुकूमतों ने पहले मुशर्रफ साहब की, फिर पीपल्स पार्टी की, फिर नून लीग की और अब PTI की, ये सारी हुकूमतें इनको सारी सहूलतें फराहम करती है। अब ये खुद फिर कह रहे हैं कि 1250 मेगावाट जो नेशनल ग्रिड से मिल रहा है हमें 660 मेगावाट और दिया जाए। भाई जब सारा ही नेशनल ग्रिड से आपको लेना है तो आप प्राइवेट कंपनी के तौर पर क्यों काम कर रहे हैं? आप यहां से दफा हो जाएं और हमें जो है वो सरकारी तहवील में लेकर स्टेक होल्डर पर अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं, हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो फिर अरबों रुपए का मुनाफा कहाँ जा रहा है? और अब जाहिर है आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप भी इसमें जिद्दोजहद करते करते बिजली के एक्सपर्ट ही बन गए। कराची को इस वक्त पूरे शहर को कितनी बिजली की जरूरत है और के इलेक्ट्रिक के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी सलाहियत है बिजली पैदा करने की? जो लोग जानते हैं शहर की ज़रूरत को और उसकी कैपेसिटी को, उसके लिहाज से जो अंदाज़ा है वो ये है कि 3000 तकरीबन मेगावाट ऐसी है जो शहर की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो शो करते हैं ये, वो तो 2100 मेगावाट की तो प्लांट इनके पास मौजूद हैं, IPPs को साथ मिला लें, फिर उसके बाद 650 थी, फिर 800 ही, और अब 1250 मेगावाट नेशनल ग्रिड से मिल रही है। इसके बाद जो है वो ये दावा कर रहे थे कि हम 900 मेगावाट का प्लांट 15 मार्च को लगा देंगे, और क्या इलेक्ट्रिक दावा नहीं करता। अफसोस की बात यह है कि इस प्राइवेट कंपनी के जो तर्जुमान है वो PTI है और MQM है, ये दोनों मिलकर बार बार ये बात की वो वफाकी हुकूमत में है, बजाय इसके कि आवाम को डिफेंड करें जिसके वोट इनको मिले थे, ये के इलेक्ट्रिक को डिफेंड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये गए और उन्होंने के इलेक्ट्रिक का मुकदमा लड़ा और इनको कहा कि इनको जो है ना वो किसी तरह से रास्ता दिया जाए, चूंकि इनके सैकड़ों अरब रुपए इन्होंने खाए हुए हैं पाकिस्तान के इदारों के और जो मुख्तलिफ किस्म के और आवाम के, तो इनको सेफ एग्जिट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, नदीम बाबर गए और जो है वो रज़ाक दाऊद इनके मुशीर हैं और ताबिश गौहर साहब गए और ख़ुद इमरान खान साहब ख़ास तौर पर। और आपने सुन लिया FIA में जब आरिफ नकवी के खिलाफ केस पेश होने की बात हुई तो इमरान खान ने उसको रोक दिया। इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप के फाउंडर CEO। लंदन में इनको सज़ा मिल गई, पेनल्टी लग गई दुबई में, लेकिन इमरान खान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर आरिफ नकवी हैं, जो अबराज ग्रुप ने दुबई चैप्टर ने PTI को फंड भी दिया। तो अब ये ऐसे चक्कर हैं कि जो सबसे ज़्यादा दावादारी अपनी जो है वो साफ सुथरी सियासत का करते हैं वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो आप पीपल्स पार्टी को क्या कहेंगे कि जिन्होंने जो है वो इतनी बड़ी तादाद में अरबों रुपए माफ करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी को यह के इलेक्ट्रिक मुंतकिल की थी।
2009-10 के अंदर, इसी तरह से नून लीग पूरे इस साल जो पिछले एक हफ्ते में हमने फॉल्ट देखे वो पूरी रात बिजली गायब रही। अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं तो बिजली की कंजम्पशन तो वैसे ही कम हो जाती है, तमाम मार्केट्स बंद होती हैं, कोई बड़े बड़े एसीज नहीं चल रहे होते, शॉपिंग मॉल्स नहीं काम कर रहे होते, उसके बावजूद ये रात भर बिजली गायब रहना, ये इसकी कहीं कोई ऐसी वजह, कौन से फॉल्ट्स हैं जिनको खत्म नहीं कर पा रही है? कि दो बातें हैं, एक तो ये है कि अपने ऑयल वाले प्लांट तो ये चला ही नहीं रहे, जिसमें इनको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है, तो ये गैस वाले प्लांट चलाते हैं या इनका इन्हिसार नेशनल ग्रिड से है। अच्छा। इसके बावजूद अगर उन दोनों को भी मिला लें तो इस वक्त की हमारी जो रात की ज़रूरत होती है, चूंकि मार्केटें बंद हो चुकी होती हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वैसे ही हमारी ज़रूरत बहुत कम हो चुकी होती है, तो उसके बावजूद भी ये सप्लाई इसलिए नहीं दे सकते कि इन्होंने सिस्टम की अपग्रेडेशन में पैसा नहीं लगाया, बल्कि जो तांबे के तार थे वो भी बेच के खा गए। ये बात तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही है। तो लेकिन मैं हैरान हूं कि जो नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नेपरा फेवर दे रही है के इलेक्ट्रिक को, विफाकी हुकूमत फेवर दे रही है के इलेक्ट्रिक को, पार्टियां जुबानी जमा खर्च के अलावा आगे बात नहीं करती। इसलिए कराची के शहरियों के ऊपर अब ये सवाल है कि वो ऐसी पार्टियों को मुंतखब क्यों करते हैं, वोट क्यों देते हैं, उनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते और जेन्युइन लीडरशिप को सामने क्यों नहीं लाते कि जो बिजली का मसला हो तो इन सारी पार्टियां हमारे चोरों को सपोर्ट कर रही हों, सड़कें ये लोग नहीं बना सकें, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना हुआ है, तीनों पार्टियां इसमें शामिल हैं। देखें, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तो जबरदस्त इत्तेहाद है पिछले कई अरसे से, ये सामने कुछ भी कहते रहें, बल्दियाती इंतखाब ना कराने पर इत्तेहाद है, मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी एतराज़ ज़रूर करती है, जेन्युइनली आवाज़ नहीं उठाती। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक के मसले के ऊपर एक हद से ज़्यादा कोई भी नहीं जाता। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो के इलेक्ट्रिक जो कुछ कर रही है वो खुद एक कंपनी कुछ नहीं कर सकती जब तक उसको माफियाज की सपोर्ट ना हो, जब तक उसको हुकूमतों की सपोर्ट ना हो। हमने ये मुतालबा किया कि इनका लाइसेंस कैंसिल करो, जो अपने मुआहदे को पूरा नहीं करे उसका तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, लेकिन विफाकी हुकूमत इसकी लाइसेंस कैंसिल करने के हक में नहीं है। साहब, एक तो एक्सक्लूसिविटी वाला लाइसेंस कैंसिल करने की ये हल है जो आप तजवीज़ कर रहे हैं कि लाइसेंस को कैंसिल किया जाए या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अब इसके अलावा क्या दूसरा ये, और ज़ाहिर इस पर तो ये हुकूमत और चाहे विफाकी हो, सूबाई हो या कोई और सियासी जमातें हो, तैयार नहीं है। अब क्या कोई दूसरा इसका ऑप्शन है कि किसी और कंपनी को इसके मुकाबिल खड़ा किया जाए ताकि एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा हो, तो ये भी अपने सिस्टम में कुछ बेहतरी लेकर आए और कराची वालों के लिए भी इस मसले का कोई हल निकल सके इस सूरत में? सीधा तरीका है, इनका लाइसेंस कैंसिल करके फॉरेंसिक ऑडिट करें, ठीक है, उसके बाद 51% शेयर गवर्नमेंट के हों, जिसमें से विफाक के शेयर भी हों, सूबे के भी हों, और कराची की जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट, ये एक्ट नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है, एक बाकायदा एक्ट होना चाहिए। 25% शेयर कराची की गवर्नमेंट का होना चाहिए, उसके बाद जो है वो सूबे और विफाक के शेयर्स होने चाहिए। इसमें 51% ये हो गया, 49% में आप डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन की कंपनियों को इन्वाइट करें और कंपटीशन पैदा करें, तो खुद ब खुद ये तमाम सिचुएशन जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन इस पोजीशन में जबकि एक माफिया मौजूद है और उसको सब सपोर्ट करें, उनका लाइसेंस भी कैंसिल ना हो, बल्कि एक्सक्लूसिविटी वाला लाइसेंस भी कैंसिल नहीं हो, यानी एक्सक्लूसिविटी वाला लाइसेंस के लिए नेपरा में हम सब गए थे और वहां पर तकरीबन सबकी राय ये थी कि इनको ये जो इख्तियार मिला हुआ है कि कोई इनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता, ये खत्म हो। लेकिन बदकिस्मती से नेपरा भी इलेक्ट्रिक के साथ मिल गई और इसने ये फैसला किया कि इनका ये वाला लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, कुजा ये कि इनका मुकम्मल लाइसेंस कैंसिल किया जाता। इसलिए इस पूरे अमल में तो ये सारे के सारे साथ मिले हुए हैं और जो सफ़र कर रहे हैं, जो परेशान हैं, वो कराची के 29.5 लाख सारिफीन और 3 करोड़ से ज़्यादा अवाम है। चीफ जस्टिस साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो क्यों सिर्फ, अगर करते भी हैं हियरिंग तो जुबानी जमा खर्च होती है, फैसला नहीं आता। 5-5 साल से हमारी पिटीशन पड़ी हुई है। पिछली मरतबा चीफ साहब ने कहा था कि जमात इस्लामी की पिटीशन को भी क्लब किया जाएगा, वो नहीं हो सकी है। तो मैं कहता हूं कि भाई इंसाफ करें, ये नजकारी का पूरा अमल जो है वो फ्रॉड था। फिर उसके बाद सारी हुकूमतें इसमें शामिल रहीं, जो अस्करी विंग थे पार्टियों को, इनके रिकवरी अफसर रहे, इनको इतनी बड़ी सब्सिडी क्यों दी जाए जब नेशनल ग्रिड से ही सारा जो है उनको देना है और गैस ही इनको सप्लाई करनी है। इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं कि हमें गैस नहीं दे रहे। सियासी जमातों से तो लोग भी उम्मीद लगाकर और अपीलें कर करके थक गए। अब ज़ाहिर है अवाम की भी और हमारी भी चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि वो नोटिस लें और कराची के अवाम को इस सिलसिले में कुछ रिलीफ फराम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।